नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ टाटा मोटर्स से, जिसकी बात चल रही थी कि वो टीपीजी जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उससे $1 बिलियन का चेक ले सकता है अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फाइनली वो न्यूज़ आ गई है कि टीपीजी ने $1 बिलियन जो इन्वेस्ट करने का अपना प्लान था एट ए वैल्यूएशन ऑफ $9.1 बिलियन, मतलब जो टाटा मोटर्स का ईवी का बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन लगाई गई है $9.1 बिलियन। उसमें अपना $1 बिलियन जो है टीपीजी इन्वेस्ट करेगा। लगभग 11 से 15% का जो स्टेक है टीपीजी को इसके बदले में मिलेगा। माना जा रहा है अभी एक ब्रोकरेज हाउस के मुकाबले की जो न्यूज़ आई है उससे निकल के कि टाटा मोटर्स का जो टोटल वैल्यूएशन है वो लगभग ₹515 पर शेयर जो है आने वाले दिनों में कुछ 2-4 दिन में देखने को मिल सकता है, जिसमें ₹135 पर शेयर जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो बिजनेस है टाटा मोटर्स का उसकी होगी, और जो उनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है उसको बहुत डाउनग्रेड रख के ₹22 पे उन्होंने वैल्यू किया, तब वो 515 की वैल्यू उन्होंने निकाली है। ये जो सारा का सारा पैसा आएगा ये बेसिकली यूज़ किया जाएगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए, चार्जिंग इंफ्रा डेवलप करने के लिए और बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अगले 5 साल के अंदर कंपनी का प्लान है कि वो 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो मार्केट में लेके आएगी। एक कंसल्टिंग फर्म है एलिक्स पार्टनर्स, उसका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स है वो लगभग पूरे ग्लोबली जो है वो 25% हो जाएगी 2030 तक, जो कि आज के टाइम पे मात्र 2% है। तो अगर मैं आपको बताऊं इस कंपनी का टाटा मोटर्स का अभी इसका एक 570 के आसपास अगर ये क्रॉस कर जाता है आने वाले 10-5 दिनों के अंदर, तो विश्वास मानिए नेक्स्ट इसका क्या लेवल बनेगा और कहां तक ये जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अभी फिलहाल ये ₹500 पे ट्रेड कर रहा है और मैं बहुत समय से आपको इस शेयर के लिए कह रहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त शेयर है और आज आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को। और अभी जो है लेकिन एक चीज़ और भी है टाटा मोटर्स की कि Q2 जो गया है इसके अंदर ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि लगभग 4500 करोड़ रुपए के लॉसेज जो है टाटा मोटर्स के निकल के आएंगे और चिप शॉर्टेज अभी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड सारे के सारे, इसको लेके जो है इसके शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारा का सारा जो है इसका फ्यूचर देखा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई वो चाइना से आई, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। चाइना में नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन दैट इज़ एनडीआरसी ने क्या किया है कि वहाँ पर जितने भी कोल बेस्ड प्लांट है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो 15 अक्टूबर से जितनी भी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है वो मार्केट रेट्स पर बेच पाएंगे। देखिए इंडिया और चाइना में क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब अपना प्लांट लगाती है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना होता है। तो पहले ही प्लांट लगाने से पहले जो है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से या बिजनेस हाउसेज से एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और अगले 10 सालों तक, अगले 15 सालों तक इस रेट पे आपको हम बेचेंगे। और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर फिर क्या होता है कि जब एग्रीमेंट साइन हो गया कि भाई मेरा आज मैं प्लांट लगाऊंगा, प्लांट लगते के साथ ही जैसे ही प्रोडक्शन होगा मेरा कस्टमर रेडी है, मेरा एग्रीमेंट साइन है, उस एग्रीमेंट को दिखा के हम बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं कि भैया हम ये प्लांट लगाएंगे तो इससे हमारा इतना रेवेन्यू आएगा और आप हमें लोन दे दो इस प्लांट को लगाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का काम करने का यही मॉडल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां फंसती कहाँ हैं, बैंक से लोन ले लिया, प्लांट लगाया, अब आगे वो माल बेच रही हैं, लेकिन उनका अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कोल के प्राइसेस बढ़ गए या कोल की शॉर्टेज आ गई या कुछ भी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक कंपनियां जो हैं वो फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ अपने कस्टमर्स के साथ कि उसी रेट पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज फंस जाती हैं। तो वहाँ पर चाइना में एक मेजर पॉलिसी चेंज किया गया कि अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो मार्केट रेट पे डिमांड एंड सप्लाई पावर एक्सचेंज, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, पावर एक्सचेंज पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बेच पाएंगी। और माना जा रहा है कि इससे एक बहुत बड़ा वहाँ पर ड्राइविंग फैक्टर, जो एक कहीं ना कहीं कोल क्राइसिस चल रहा है उसको लेके काफ़ी जो चुनौतियाँ हैं वो कम हो सकती है। इंडिया भी आने वाले टाइम पे जो है इस तरह की पॉलिसी के लिए जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा रीज़न। क्योंकि इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें ना, प्रॉब्लम क्या है कि अभी पीछे न्यूज़ भी आई थी, टाटा और अडानी के जो गुजरात बेस्ड प्लांट्स हैं वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने इंपोर्टेड कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था बहुत सस्ते रेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, जिसकी वजह से अब उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ किया कि आप जो है पावर एक्सचेंज में अपना सरप्लस जितना आप जनरेट कर रहे हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना पंगा किया कि भैया आप नहीं कर सकते, आपने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। लेकिन इंडिया को भी आने वाले टाइम पे जो है ना ऐसा करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो, तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान के अंदर वो पूरी की जा सकती है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जितनी कोल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर है उससे आप सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। कोयला को आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है और इम्पोर्टेड कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। इस वजह से जो है कंपनीज अवॉइड कर रही हैं कोल को इम्पोर्ट करना और हिंदुस्तान के अंदर इतना कोल जो है अवेलेबल नहीं है। मानसून
के फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी उसे पावर एक्सचेंज पे डाल दिया जाए, सारे एग्रीमेंट्स जो हैं स्क्वैश कर दिए जाए। कुछ गवर्नमेंट इस तरीके का लॉ लेके आ सकती है और उससे पावर सेक्टर की कंपनीज को बहुत ज़बरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ी चीज़, जो पावर क्राइसिस इंडिया के अंदर क्रिएट हो रहा है या ईवी आने की वजह से जो पावर क्राइसिस हो सकता है, वो जो है कहीं ना कहीं ओवरकम किया जाएगा। ऑल टुगेदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द पावर सेक्टर एंड गो फॉर इट। मैं कई बार बोलता हूँ आर पावर का शेयर, किसी ने कमेंट भी किया था कि सर आप आर पावर क्यों कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है, वो कंपनी ना बहुत ज़्यादा एडीएजी ग्रुप जो है सब जगह से ठोकरे खा के एक चीज़ उसकी स्टेटमेंट आ चुकी कि अब जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ पावर सेक्टर पे लगाएंगे, और वो ही उनकी डे वन से यूएसपी रही है। जो उनका आज प्रेजेंट मैं कहूँ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उस कंपनी की अगले 2.5 से 3 साल में लॉन्च होने वाली है। डेट्स वो उस कंपनी के ख़त्म करने में लगे, इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट्स के अंदर है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, ज़्यादा लंबे समय में नहीं कह रहा, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 3 से 4 साल के अंदर वो 100 रुपये क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। 2025 का अगर टारगेट रखें तो आपको अच्छे रिटर्न देगा। इससे ज़्यादा पैसा वो आपको डूबने नहीं देगा, इतनी आप रखिए, वो जितना डूबना था लोगों का डूब गया। लेकिन यस, अब यहाँ से जो है उसके अंदर एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन्वेस्ट अगर करें तो अपने रिस्क पे करें, सिर्फ मेरे एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट ना करें। इसके बाद आरबीआई ने एक सीए फर्म के ऊपर डंडा लगा दिया है। किस तरीके से, ध्यान से सुनिए। एक ऑडिट फर्म है हरि भक्ति एंड कंपनी, टॉप 10 के अंदर आती है, आपने नाम सुना होगा। तो बेसिकली हरि भक्ति एंड कंपनी को जो है आरबीआई ने बोला है कि अगले 2 साल तक आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी का ऑडिट नहीं कर सकते 1 अप्रैल 2022 से। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको पूरा का पूरा कहानी सुनाता हूँ इसकी। ILNFS का एक फ्रॉड डिटेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर शेयर मार्केट में हलचल बढ़ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, आरबीआई को पावर्स दे दी गई थी कि आप एनबीएफसीज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, और उसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम लगती है तो वहाँ पर एक्सटेंडेड पावर्स दी गई आरबीआई को कि उनके डायरेक्टर्स को आप रिमूव कर सकते हो, ऑडिटर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, आपको अमलगमेट करना है एनबीएफसीज को, वो कर सकते हो। मतलब आरबीआई की पावर्स बढ़ा दी गई थी। और जो नए प्रोविजंस लाए गए लॉ के अंदर, उसके हिसाब से बेसिकली ऑडिटर की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि जो भी एनबीएफसी के ऑडिटर हैं वो आरबीआई को बताएंगे, ये मेक श्योर करेंगे कि जितने भी असेट्स, लायबिलिटीज़, डिपॉजिट्स हैं वो एनबीएफसी ने करेक्ट अमाउंट रिपोर्ट किया है आरबीआई को। ये इंश्योर करना ड्यूटी है किसकी, ऑडिट की। मतलब एनबीएफसी जो है वो कितना लोन दे रही है, उस पर कितने असेट है, कितने लायबिलिटी है, वो रिपोर्ट करती है आरबीआई को। बट वो फिगर सही है या नहीं सही, ये आरबीआई ने ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी थी कि भैया आप देखो इसको कि ये फिगर सही है या नहीं है। अब हुआ क्या कि SREI फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने जो है गलत डिजिट्स रिपोर्ट करी किसको, आरबीआई को। और ऑडिटर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं देखा, या मैं कहूँ उतने ध्यान से नहीं देखा। तो इस चक्कर में हरि भक्ति एंड कंपनी को आरबीआई ने बोला है कि अब आप 2 साल तक जो है किसी भी बैंक का या एनबीएफसी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने जब से ये लॉ बना है उसके बाद अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और किसी ऑडिट फर्म को जो है बार किया हो कि भैया आप जो है अब ऑडिट नहीं कर सकते। और ये सेक्शन 45 MAA है जिसके अगेंस्ट, जिसके अंदर जो है ऑडिट फर्म के अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है पीएमसी बैंक से। पीएमसी बैंक बेसिकली ये फ्रॉड हमें भूला नहीं है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करी थी और बाकायदा इस चैनल पे वीडियो भी डाली थी कि पीएमसी बैंक फ्रॉड क्या था। तो बेसिकली पीएमसी बैंक को मर्ज करने की बात चल रही थी और सेंट्रम ग्रुप और भारत पे मिल करके इसको टेक ओवर करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो कहता है कि एक बैंक ही दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो सकता है। तो सेंट्रम ग्रुप और भारत पे को बोला गया था कि आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाइए, और जून के अंदर इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था। और फाइनली आरबीआई ने लाइसेंस इशू कर दिया है सेंट्रम ग्रुप और भारत पे को कि आप जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक रन कर सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर से स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है पीएमसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है आरबीआई और गवर्नमेंट एक एमलगमेशन की स्कीम लाएंगे जिसको अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद जो है पीएमसी बैंक के जितने भी खाता धारक हैं वो अपना अकाउंट जो है नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। बेसिकली रजनीश कुमार जो कि फॉर्मर चीफ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने भारत पे के बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है एज चेयरमैन, और वो कंपनी की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी की सपोर्ट करेंगे। और कंपनी का जो अब की बिजनेस है जो कि बैंकिंग की तरफ मूव ऑन होता जा रहा है, उसके अंदर जो है भारत पे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।